आज की कहानी एक महत्वाकांक्षी औरत की है जिसने सत्ता के लालच में अपनी जान गंवा दी। उसने सत्ता और पावर की भूख में कुछ ऐसे लोगों के गिरेबान पर हाथ डाल दिया जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे, खुद सत्ता पर काबिज थे। ये कहानी देश की राजनीति और सफेद पोशों के काले कारनामों का भांडाफोड़ करेगी। आज की ये कहानी साल 2011 में राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले बेहद चर्चित हत्याकांड भौरी देवी हत्याकांड पर आधारित है। भौरी देवी का जन्म राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। जोधपुर जिले का बोरुंदा गांव भौरी देवी का ससुराल था। भौरी का पति अमरचंद एक ड्राइवर था जिसे शराब पीने की भयंकर लत थी। भौरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भौरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी। भौरी की पोस्टिंग जैसलमेर में थी और जैसलमेर उसके ससुराल से बहुत दूर था। भौरी ने ये नौकरी जरूर कर ली थी, पर उसकी चाहत तो कुछ और ही थी। वो ऊंचे ख्वाब देखती थी और उन ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती थी। इसीलिए उसने राजस्थानी फिल्मों और लोकल राजस्थानी म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। वो नर्स की ड्यूटी छोड़कर हीरोइन बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए शूटिंग पर जाने लगी। भौरी देवी जानती थी कि इस तरह वो बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहकर ज्यादा दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकती, तो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए वो कई जाने माने नेताओं से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिसकी वो एक कीमत भी अदा करती। भौरी देवी के साथ करीबी संबंध रखने वाले इन नेताओं में एक बड़ा नाम था तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का। मलखान सिंह उस समय लूनी से विधायक थे। भौरी देवी का बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को रास नहीं आया। किसी ने भौरी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत दर्ज करा दी कि नर्स भौरी अपने काम से हमेशा गायब रहती है, अस्पताल नहीं आती। जांच में ये बात सही भी पाई गई। फिर कलेक्टर ने भौरी को निलंबित कर दिया। भौरी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भौरी इन्हीं बुरे दिनों के लिए तो मलखान सिंह को कीमत चुकाती थी। तो भौरी की इस विपत्ति में मलखान सिंह भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। वो भौरी देवी को लेकर गए राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता परसराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री थे। भौरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई। साथ में उसका तबादला मन मुताबिक उसके ससुराल के नजदीक एक अस्पताल में करा दिया गया। इस घटना के बाद से रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना भौरी देवी और महिपाल मदेरणा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। धीरे धीरे भौरी देवी की इच्छाएं बढ़ने लगी। उसका लालच उसके सिर पर नाचने लगा। वो भोपालगढ़ सीट से आगामी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई से टिकट की मांग करने लगी, पर दोनों नेताओं द्वारा उसे टिकट की जगह केवल झूठी दिलासा ही दी गई। भौरी को ये बात चुभ गई। जल्दी ही उसका महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई से मोह भंग हो गया। फिर उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इस बीच इस खतरनाक खेल में भौरी देवी के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था। खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलखान सिंह विश्नोई की बहन इंदिरा विश्नोई थी। उसने भौरी से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा विश्नोई के कहने पर ही भौरी ने चोरी से अपने साथ महिपाल मदेरणा की अंतरंग पलों की 52 मिनट की एक लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जिसे उसने एक सीडी में सुरक्षित कर लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भौरी वो सीडी उसके हाथ में दे दे, पर भौरी ने ऐसा नहीं किया। भौरी देवी इतने दिनों में राजनीति के दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। इसके बाद भौरी ने महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सीडी के बदले महिपाल मदेरणा से लाखों रुपयों की मांग करने लगी। मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को अपना राजनीतिक करियर बचाना था।
इसीलिए उन्होंने तुरंत भौरी देवी से किनारा कर लिया। जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने बताया कि उसके पास विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरणा से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सीडी है जो राजस्थान सरकार को 3 दिनों में गिरा सकती है। अगले दिन मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने लगी। भौरी से दूरी बना चुके दोनों नेताओं ने एक बार फिर से भौरी से संपर्क किया। तीनों के बीच एक डील हुई। डील थी कि भौरी उन्हें सीडी सौंप देगी और सीडी के बदले वो भौरी को 50 लाख रुपए दे देंगे। महिपाल मदेरणा ने इन 50 लाख रुपयों में से 2.5 लाख रुपए भौरी को एडवांस अमाउंट के तौर पर दे दिया। भौरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। साल 2011 के सितंबर महीने की पहली तारीख आई। सोहनलाल विश्नोई ने 1 सितंबर को भौरी देवी को फोन करके बताया कि वो मारुति स्विफ्ट की बकाया राशि देना चाहता है। साथ ही उसने भौरी से कहा कि 1 सितंबर को ही उसे महिपाल मदेरणा के एक आदमी राजू भाई द्वारा सीडी की बकाया राशि भी मिल जाएगी। 1 सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे भौरी देवी सीडी के साथ अपने घर से बिलाड़ा के लिए निकल गई। बिलाड़ा में उसे सोहनलाल विश्नोई मिला। सोहनलाल ने भौरी को महिंद्रा बोलेरो में अपने साथ बैठा लिया। सोहनलाल का भौरी को कार के बचे पैसे देने के लिए बिलाड़ा बुलाना और महिपाल मदेरणा का भी सीडी के बदले 50 लाख की डील करना, ये सब स्क्रिप्टेड था। सोहनलाल और शहाबुद्दीन बोलेरो में भौरी को घंटों इधर उधर घुमाते रहे। ऐसे करते करते काफी शाम हो गई। भौरी अब घबराने लगी। वो राजू भाई से अपने पैसे लेकर घर जाने की जिद करने लगी। वो बोलेरो में मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। शहाबुद्दीन, सोहनलाल और बलदेव ने मिलकर भौरी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया। और तो और भौरी देवी ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसके लिए उसे पैरों से नीचे दबाए रखा गया। इससे भौरी देवी का दम घुटने लगा और जल्दी ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब किसी तरह भौरी को ठिकाने लगाना था। फिर सोहनलाल, शहाबुद्दीन और उसका साथी बलदेव भौरी की लाश लेकर जालौर पहुंच गए। विश्नाराम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहनलाल और शहाबुद्दीन से भौरी की लाश ले ली। फिर अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ भौरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान इलाके की ओर चला गया। उस समय विश्नाराम और उसके साथी स्कॉर्पियो से थे। उन्होंने जालौर के एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने एक गहरे गड्ढे में भौरी की लाश रखकर उसे जला दिया। जब लाश पूरी तरह से जल गई तो उन्होंने सावधानी से लाश के बचे अवशेषों को इकट्ठा करके पास के एक नहर में फेंक